नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 नवंबर 2025 और जो हम लोग एईडीओ के लिए साइंस का प्रैक्टिस कर रहे थे उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा। आज हम लोग इस वाले सेट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 71 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जो है वो कल तक तो ओएमआर देखने के लिए, और अगर आपको किसी सवाल पर आपत्ति है फाइनल आंसर की से तो वो सबमिट करने का समय दिया गया था 8 नवंबर तक। 9 तो संडे ही है, 10 तारीख से जो फ्राइडे सैटरडे आएगा उसके बीच में रिज़ल्ट आने की संभावना 100% है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम चांस तो यही है कि इस वीक में कल से जो शुरू हो रहा है मंडे से उसमें आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बाकी देखिए क्या होता है। रिज़ल्ट देर करके बीपीएससी ने पूरे प्रोसेस को बोर्ड वाला बना दिया। बच्चे बोर हो रहे हैं अब, क्योंकि पिछली बार तक रिज़ल्ट जो है वो 1 महीने में आ जा रहा था। यूपीएससी जो है वो पीटी का रिज़ल्ट 15 दिनों में दे देती है। बीपीएससी को पहली बार ऐसा है कि भाई 2 महीना लग रहा है। सितंबर में एग्ज़ाम हुआ 13 तारीख को और 13 नवंबर आने वाला है। रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है, तो पता नहीं किस कारण से हो रहा है, लेकिन इस वीक में आपका आ जाएगा। आपसे यही आशा की जाती है कि अगर आप सही कैंडिडेट होते हैं, सही से तैयारी करना होता है, कि रेगुलर रहें और सही से प्रैक्टिस करते रहें। एईडीओ के लिए डेली अपना क्विज सेशन चलता है। अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़िएगा, डेली क्विज मिलेगा, फिर उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैथमेटिक्स रीजनिंग के भी सेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़िएगा। डेली का ये काम होगा, कोई एक दिन का नहीं होता है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है संडे छोड़ करके डेली ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जीएस तो आपका 100% ही मैं तैयार करवा दूंगा, उसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। देखिए मैंने कहाँ तक कर लिया था, 31 तक कर लिया, 30 नंबर सवाल तक कर लिया था। 31 से हमें करना था। पहला सवाल देखिए क्या है, आंसर भी निकालने का प्रयास कीजिएगा। एईडीओ का एग्जामिनेशन आसान नहीं होने वाला है, इसलिए ढंग से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ताकि आपके लिए रिवीजन के लिए फिर से आपको समय भी नहीं मिल रहा और आपको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा समय भी बर्बाद ना करना पड़े। सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ड्राई सेल की बात कर रहे हैं। उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होती है संग्रहित? एनर्जी जो होती है ये कभी भी बनाया नहीं जा सकता है, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो आपसे पूछ रहा है कि सूखे सेल, ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसमें केमिकल एनर्जी होती है। साधारण सा सवाल था ये तो, बहुत ही आसान सा। सूखे सेल प्राथमिक सेल होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। इस सेट में आसान से मॉडरेट तक के ही सवाल हैं। आने वाले सेट में टफ पर भी जाएंगे हम लोग। पहले ही दिन थोड़ी ना शीर्ष पर पहुंचते हैं लोग, पहले स्टेप से शुरू करते हैं। तो इसमें आसान ही सवाल आपको मैक्सिमम दिखेंगे और मध्यम स्तर के मॉडरेट सवाल दिखेंगे। 32 नंबर देखिए क्या है, कोहरे को पार देखने के लिए किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज टू सी थ्रू फॉग? फॉग के उस तरफ देखने के लिए। जैसा भी अब ठंड का महीना जो शुरू होगा तो इसमें आपने देखा होगा गाड़ी पर लगा रहता है, एंटी फॉग वाले लाइट लगे होते हैं। तो कौन सा चाहिए आपको? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, एक्सरे किरण। जो डिफेंस यूज करती है सामान्य तौर पर, जो हमारे सैनिक वगैरह यूज करते हैं, वो इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों में तो पीली लाइट लगाई जाती है, पीली लाइट लगाई जाती है गाड़ियों में, बहुत तेज़ चलता है पीली लाइट, गाड़ी के नीचे वाले हिस्से में लगाए जाते हैं, तो फॉग लाइट होता है वो, इंफ्रारेड होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सामान्य गाड़ियों में उपयोग नहीं होता है, मुख्यतः डिफेंस में इसका उपयोग किया जाता है। ओम्स का नियम किसका संबंध बताता है? ओम्स का लॉ अगर आपने पढ़ा है तो क्या होता है भैया, इसमें क्या निकालते हैं हम लोग? प्रतिरोध और शक्ति, रेसिस्टेंस एंड पावर, विभवांतर एंड विद्युत धारा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, करंट और चार्ज, पावर एनर्जी। 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। ओम्स का लॉ अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जो संबंध होता है वही ओम्स के लॉ के द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें V बराबर क्या होता है? IR होता है। IR होता है V बराबर IR जो होता है, यही ओम्स का लॉ है। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं किस कारण से? बहुत आसान से सवाल हैं ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से इसका आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न घनत्व अपवर्तनांक के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपरिवर्तित होता रहता है। अपवर्तित यानी कि उनका क्या होता रहता है? रिफ्रैक्शन जिसको कहा जाता है। रिफ्रैक्शन में होती क्या है? दरअसल में घटना क्या होती है? जब प्रकाश की लाइट एक माध्यम से, यह पहला माध्यम है 1,
दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। जैसे अगर आप प्रकाश को टॉर्च लेकर के पानी में डालेंगे तो जिस माध्यम से लाइट गुजरी पहले वो है एयर वाला माध्यम था जिसमें हवा है, उसके बाद पानी में प्रवेश करती है तो वो वाटर का माध्यम है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक डेंसिटी के माध्यम से दूसरे डेंसिटी में प्रवेश करने प्रकाश की जो रास्ते हैं उसमें थोड़ा सा डाइवर्जन आता है, थोड़ी सी मुड़ जाती है प्रकाश। इसके कारण से इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो यही होता है जिसके कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीक होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? सोनोग्राफी में, बर्तनों की सफाई में, कीड़ों को आकर्षित करने में, धातुओं में दोषों का पता लगाने के लिए, डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल्स, मेटलर्जी में भी उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग नहीं किया जाता है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा होगा उसको पराश्रव्य कहते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। दो होता है भाई, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के हर्ट्ज तक का होता है। 20 हर्ट्ज से कम को हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य सबसोनिक, और 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। इस बीच के ही हम सुन पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उपयोग चिकित्सा, सोनोग्राफी, उद्योग, सफाई, वेल्डिंग, सोनार में किया जाता है, लेकिन कीड़ों को आकर्षित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक आवेशित वस्तु पर बल लगाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, नाभिकीय क्षेत्र। एक आवेशित वस्तु चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं उस पर क्या पूछा जा रहा है? एक्स्ट्रा फोर्स जो है चार्ज ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्या कहा जाता है? व्हाट इज द फील्ड दैट एक्सर्ट फोर्सेज ऑन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहा जाता है। चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या समझते हैं? आप चप्पल पहन लीजिए, चप्पल पहन करके जो सूखा ड्राई कॉम्ब लेकर के, कंघी लेकर के अपने बालों में लगाइए, बार बार वो घर्षण से चार्ज उस पर उत्पन्न हो जाता है। आप उसको फिर महसूस कर सकते हैं उस चार्ज को। तो ये जो होता है ये चार्ज कहलाता है। जब किसी भी सरफेस पर कोई भी चार्ज डेवलप हो जाता है तो ये चार्ज होता है। तो इसके कारण से विद्युत फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स्ट्रा बल लगाती है, इसी को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्या इसको कहा जाता है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट। इसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। वेयर अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट प्लेस्ड देयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? वेग के द्वारा, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। चार यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत आसान सवाल लेकिन ट्रिकी है। इसका आंसर निकालिएगा क्या होगा कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश के विभिन्न रंग की पहचान उनकी विशिष्ट तरंग दैर्घ्य द्वारा की जाती है। लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी और बैगनी की सबसे छोटी होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज के नियम, किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा है क्या? अन्योय प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन जिसको कहा जाता है, फ्लेमिंग का नियम। चार यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस, निकालिएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है? दरअसल में ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो स्टेप अप एक को कहा जाता है, एक को कहा जाता है स्टेप डाउन। ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। आपके गांव के बाहर भी एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो विद्युत उत्पादन जहाँ पर होता है ना, तो वहाँ से विद्युत का प्रसारण होता है, भेजा जाता है उसको। तो भेजने से पहले हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो उस विद्युत के अप कर देता है, उसको बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे उसके जो परिवहन में विद्युत का खर्च होगा उससे हम बच पाएंगे, उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। फिर आपके गांव के बगल में विद्युत पहुंचता है तो बहुत ही हाई पावर के टेंशन आ रहे हैं, तार आ रहे हैं। अब उसमें उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपके घर तक भेज दिया जाएगा तो सारे इक्विपमेंट आपके घर में ख़राब हो जाएंगे। इसलिए ट्रांसफार्मर ऐसे यहाँ पर स्टेप डाउन लगा होता है। स्टेप डाउन क्या करेगा? इसको कम कर देगा वोल्टेज को, फिर आपके घर तक प्रसारित करेगा। तो यही काम होता है दरअसल ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? छोटा सा मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अन्योय प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडल में बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडल में वोल्टेज प्रेरित होता है। यह घटना इंडक्शन क्या कहलाती है? तो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, कुछ कुछ डिवाइस होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब डिवाइस। इनके बारे में
पूछा जाता है कई बार पीटी एग्जामिनेशन में। इसका आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण से उत्पन्न होता है? पृथ्वी केंद्र बड़े चुंबक की उपस्थिति, जो पृथ्वी है इसके सबसे जो कोर का एरिया है उसमें नीफे है, निकेल और आयरन है, इस चुंबक के कारण से बनता है क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड। पिघले हुए बाहरी कोर में संवहन धाराएं जो बहती हैं, जो कोर का बाहरी हिस्सा है ये पिघला हुआ है, इसमें संवहन धारा जो बह रही है उसके कारण से उत्पन्न होता है क्या? चट्टानों का चुंबकत्व, सौर विकिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? अभी मैंने आपको समझाया था, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके रास्ते में डाइवर्जन आ सकता है, या तो इस तरफ मुड़ सकती है या इस तरफ मुड़ सकती है। ये इस पे डिपेंड करता है कि डेंस माध्यम से कम डेंस वाले माध्यम में गई है या हाई डेंस वाले माध्यम से लो डेंस वाले में गई है। तो इस पर डिपेंड करता है किस ओर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी। तो उसी पर बेस सवाल है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम पानी से दूसरे माध्यम वायु प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है, जिससे छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके ढेरों एप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे मछली जो है वो वास्तविक जगह से थोड़ी सी ऊपर उठाई हुई दिखाई देती है, वो भी यही कारण है। बाल्टी में सिक्का गिरा हुआ है तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी यही कारण है। एक ही कॉन्सेप्ट से अलग अलग एग्जाम्पल पर आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल कि किसके कारण से होता है। ओके, देखिए 41 नंबर सवाल कि कौन सी घटना यह स्थापित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी घटना करती है ये? तो ये इसको कहा जाता है पोलराइजेशन, ध्रुवन कहा जाता है। ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है, अनुप्रस्थ तरंग जैसे कि ध्वनि में नहीं है। इस प्रकार से प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करता है। कौन सा कारण? तो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कारण ही हमें पता चलता क्या होता है भाई पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ये प्रकाश है तो प्रकाश सभी दिशाओं में कंपन कर रही है, अभी सभी दिशाओं में कंपन करते हुए आगे बढ़ रही है, सभी दिशाओं में कंपन करते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन जब पोलराइजेशन का प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं, लाइट को पोलराइज कर देते हैं, तो एक प्रकाश जो चारों दिशाओं में कंपन करते हुए बढ़ रही थी वो केवल अब 2D दिशा में, दो दिशा ही होंगी, एक ही दिशा होगा, एक समतल तल ले सकते हैं, एक इस प्रकार से कंपन केवल करेगी। जो पहले चारों दिशाओं में कंपन कर रही थी, जो पहले चारों दिशाओं में कंपन कर रही थी, वो अब क्या होगा भाई? तो अब केवल एक ही दिशा में कंपन करेगी, एक ही दिशा में कंपन करेगी। इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है, इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पोलराइजेशन से भी पता चलता है कि अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव के तौर पर प्रकाश काम करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के बंधुओं, डिटेल में तो यहाँ पर समझाना मुश्किल है, लेकिन खुद से भी करिएगा। पोलराइजेशन सर्च करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि एक में दिखेगा कि बिना पोलराइज की जो लाइट है वो सभी दिशाओं में कंपन कर रही है, सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में कंपन करती हुई बढ़ रही हैं। लेकिन जब इनको हम पोलराइज करते हैं तो उसके बाद से दो ही दिशा, एक समतल तल ले सकते हैं, 2D सतह, 2D सतह। जो आपका पेज है ना, कॉपी का पेज, वो 2D सतह है, ठीक है। जो आपका कमरा है वो 3D सतह है। तो उस पेज पर केवल कंपन करेगी लाइट, एक ही सतह पर कंपन करेगी, 2D सतह पर कंपन करेगी, उसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। एटॉमिक क्लॉक किस तरंग पर आधारित होता है? एटॉमिक क्लॉक तो ये माइक्रोवेव पर आधारित होते हैं, सी हो जाएगा। एटॉमिक क्लॉक माइक्रोवेव पर आधारित होते हैं। परमाणु घड़ियाँ जैसे सीजियम घड़ी अपने समय को माइक्रोवेव क्षेत्र में परमाणु के इलेक्ट्रॉन संक्रमण की सटीक और स्थिर आवृत्ति के आधार पर निर्धारित करती है, क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है सैटेलाइट वगैरह में कम्युनिकेशन के लिए। 0.001 सेकेंड का भी डायलेशन नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए घड़ियों में। तो इसके कारण से एटॉमिक क्लॉक वगैरह का उपयोग सैटेलाइट में वगैरह में किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कंपन को काउंट करके वो समय निकालती हैं, जिससे सटीक रहता है। वो किसी भी माध्यम में किसी भी समय पर वो कंपन जो है वो फिक्स होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण से एटॉमिक क्लॉक का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? डायनेमो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाती है। जैसे जनरेटर में यही उपयोग किया जाता है, जनरेटर में यही उपयोग होता है। डैम वगैरह जो होते हैं उसमें भी डायनेमो का ही उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्या है? डायनेमो के फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके यांत्रिक गति को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? वास्तविक
और उल्टा प्रतिबिंब बनाना है। आभासी का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब का? आज तक केवल पढ़ाई होगा आपने। आभासी प्रतिबिंब का मतलब वो प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है इसको अगर पर्दे पर हम दिखाना चाहें तो आसानी से हम दिखा सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका ज़रूरत होता है भाई? तो उत्तल लेंस का ज़रूरत होता है। उत्तल लेंस है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, यदि ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी? ध्वनि जो है हवा से पानी में प्रवेश कर रही है। हवा यानी कि कम डेंस मीडियम है और पानी क्या है? अधिक डेंस मीडियम है। तो पूछ रहा है कि कौन सी मात्रा ऐसी है जो अपरिवर्तित रहेगी? वेवलेंथ, वेलोसिटी, आवृत्ति या फिर आयाम, एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। वेग क्या होगा? वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। हवा की तुलना में पानी में ध्वनि की स्पीड अधिक होगी क्योंकि वहाँ पर माध्यम अधिक डेंस है। इसी प्रकार से जब स्टील में हम ध्वनि को गुजारेंगे तो और भी ज़्यादा तेज होगी क्योंकि वहाँ पर माध्यम और भी ज़्यादा डेंस है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे, हेनरिक लॉरेंज, आंद्रे मैरी एम्पियर, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। माइकल फैराडे ने दिया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, एक कूलॉम प्रति सेकंड में किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एम्पियर के बराबर होता है। एक कूलॉम पर सेकंड बराबर एम्पियर होता है। एम्पियर मीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा की मापन के लिए करते हैं। दूर संचार के लिए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उपयोग की जाती है? दूर संचार के लिए तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव का उपयोग होता है। यानी कि आपके फ़ोन में जो संचार के लिए आ रहा है वेव वो रेडियो वेव ही होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये कम नुकसानदायी होते हैं लेकिन नुकसानदायी तो होता है। रेडियो वेव खास तौर से नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको लंबी अवधि में, लेकिन कम नुकसान पहुंचाते हैं। गामा किरणें तुरंत आपको ख़त्म कर सकती है, लेकिन रेडियो तरंगें जो होती हैं ये नुकसान तो पहुंचाती है, मस्तिष्क से निकलने वाली किरणों को उसको इम्पैक्ट भी डालती हैं लेकिन कम नुकसान पहुंचाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? समतल दर्पण द्वारा तो आभासी और सीधा होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि स्थिर वैद्युत अपवेक्षक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर जिसको कहा जाता है, इसका उपयोग मुख्यतः वायु प्रदूषण में किया जाता है बंधुओं। अगर आपने एयर फिल्टर वगैरह खरीदा होगा, आजकल तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है जनरली धूल कण इत्यादि को हवा हटाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण गैसों से धूल और धुएं के कणों को आवेशित होते हैं जो हटाने के लिए किया जाता है, जैसे वायु प्रदूषण नियंत्रित होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है प्रतिरोध की इकाई ओम किसके बराबर होती है? तो ये वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होती है। ओम के नियम के अनुसार से V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा जा रहा है बंधुओं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाएगा डी। वेबर इसको कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। एसआई यूनिट याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट से बारे में पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से एक सवाल पूछा गया था हीटर के बारे में। हीटर का फिलामेंट अलग होता है, विद्युत बल्ब का अलग होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन गलनांक बहुत अधिक होता है या बहुत उच्च तापमान पर चमकता है, इसे बल्ब के फिलामेंट के लिए आदर्श बनाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन की घटना के दौरान प्रकाश के किस गुण में परिवर्तन नहीं होता है? यानी कि वही सेम सवाल, यानी कि अगर ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर रहा है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बदलती है? वेलोसिटी, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। अगला देखिए क्या है? दिशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आवृत्ति प्रकाश के स्रोत की प्रकृति है और यह माध्यम परिवर्तन से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर ले जाने पर भी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो वही रहेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग सोनोग्राफी में किया जाएगा। रेडियो प्रसारण के लिए रेडियो का ही उपयोग किया जाएगा। दूरबीन में तो भाई आपको दृश्य प्रकाश चाहिए, माइक्रोस्कोप में भी इसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि किसके कारण से होती है? ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, अभी मैंने स्टेप अप स्टेप डाउन आपको समझाया, 2 ट्रांसफार्मर के प्रकार भी आपको बताए हैं। तो ऊर्जा हानि इस ट्रांसफार्मर में खूब होता है। तो यह किसके कारण से होता है? तांबा के कारण से, तांबा के कॉपर लॉस के कारण से, या फिर शैथिल्य हानि से होता है, भंवर धारा हानि से। हिंदी इसका ट्रांसलेशन बड़ा गजब होता है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, निकालिएगा उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों के कारण ही ट्रांसफार्मर में भी एनर्जी लॉस होता है। ट्रांसफार्मर हीट भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो हीट का मतलब ये होता है एनर्जी लॉस हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लॉस हो रहे हैं। इसका आंसर डी हो जाता है। लेकिन इस लॉस को हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें ये सब इक्विपमेंट चाहिए ही चाहिए, बिना उसके हम यूज भी नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर को। तो इतना हानि तो कैलकुलेट करके ही ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक फेराडे किसकी इकाई है? फेराडे किसकी इकाई है भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का यह कैपेसिटेंस की इकाई है, धारिता की इकाई है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये हिंदी ट्रांसलेशन के कारण इस प्रकार से हो गया है, हिंदी ट्रांसलेशन के कारण से। बाकी एमसीक्यू तो अच्छे ही हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक अवशोषण होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। विच कलर द लाइट इज एब्जॉर्ब मोस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस? पीला, हरा, लाल और नीला, नारंगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल और नीला। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे हरा कलर का यूज ही नहीं होता फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए आपको हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, हेट का नियम होता है। ये कोई नियम नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे अगर कोई वस्तु लाल दिखाई दे रहा है ना, तो उस वस्तु ने प्रकाश के सभी रंगों को ऑब्जर्व कर लिया, केवल लाल रंग को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसीलिए वो वस्तु आपको लाल कलर का दिख रहा है। कोई वस्तु अगर आपको येलो कलर का दिख रहा है, तो उस वस्तु ने सभी लाइट के सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया, केवल उसने येलो लाइट को परावर्तित कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया है। येलो लाइट को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने हेट किया। इसके कारण से आपको येलो कलर का वस्तु दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, फोटोसिंथेसिस में भी होता है। लाल और नीले रंग का एब्जॉर्ब हो जाता है, हरा रंग वो नहीं एब्जॉर्ब करती, इसलिए हरी चीज़ें दिखाई देती है आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक मुख्य रूप से दृश्यमान स्पेक्ट्रम के लाल और नीले क्षेत्र के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। हरा प्रकाश परिवर्तित होता है, इसीलिए पौधे हरे दिखाई देते हैं, जबकि बच्चे कंफ्यूज में आकर के इसका आंसर बी मार देंगे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल, किससे संबंधित है भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर से संबंधित है। वाम हस्त नियम, मोटर में धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है, इसीलिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है। ओके, जो आपके अंगूठे की दिशा होगी इलेक्ट्रिक करंट की दिशा हो जाएगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चुंबकीय मोनोपोल का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल, प्रकृति में मौजूद नहीं है, चुंबकीय पदार्थों में मौजूद है। केवल पृथ्वी के कोर में मौजूद है, केवल तब मौजूद होता है जब चुंबक को तोड़ा जाता है। तो कौन सा सवाल है भाई? इसका आंसर 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा ये, प्रकृति में मौजूद नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। चुंबकत्व के मौलिक संपत्ति यह है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा एक साथ मौजूद होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी मैग्नेट होगा, छोटे से छोटा मैग्नेट ले लेंगे तो उस पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा ही होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा ही होगा। एक पोल वाला चुंबक संभव ही नहीं है अभी तक नेचर में, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक नेचर में एक पोल वाला चुंबक संभव ही नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, संचरित करता है, परावर्तित करता है। इसीलिए मैंने आपको हेट वाला नियम समझाने के लिए बताया है कि क्या करेगा भाई, किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश के कारण होता है जिसे वह हेट करता है, वापस कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई वस्तु अगर आपको पीली दिख रही है तो उसने सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया है, केवल पीले रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसीलिए वो वस्तु पीली दिख रही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। पसीना हमें ठंडा क्यों करता है?
क्यों पसीना ठंडा करता है भाई, कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। पसीना ठंडा होता है या त्वचा से ऊष्मा अवशोषित करता है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पसीना का तापमान कम होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वाष्पीकरण के लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड फॉर एवापोरेशन। इसी लेटेंट हीट के कारण से हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है और पसीना जो है वाष्पीकृत होता रहता है। अब सेम कॉन्सेप्ट है, पंखा चलने वाला, पंखा चलने पर ठंडक महसूस क्यों होता है, जानवर जीभ निकाल करके क्यों हाँफते रहते हैं, ये सारा का सारा एक ही कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला देखिए 64 नंबर क्या है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दृश्य प्रकाश, अगर ऐसा होता तो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता ही नहीं। पाराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, गामा किरणें, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ये अवशोषित कर ली जाती हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। दूर संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये मैंने आपको पिछले साइंस के इसी वाले एमसीक्यू वीडियो में समझाया भी था। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसी में आपसे पूछेगा हीरा क्यों चमकता है, या फिर ये ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर मिराज का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो वो सब मृगमारीच का जिसको कहा जाता है वो सब यही होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे प्रकाश संकेत कम ऊर्जा हानि के साथ फाइबर के अंदर लंबी दूरी तय करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का अगर आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ना होता है बंधुओं, ये पूछ सकता है पीटी मेंस में, जिसमें अलग अलग लेयर होते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर बना रहा हूँ मैं, इसमें अलग अलग लेयर होता है, फिर ये लेयर होता है, फिर इसके सबसे बीच में कोर लेयर होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, हॉलो जैसा होता है। इसी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए प्रकाश का उपयोग हम लोग संचार के लिए करते हैं। इसी को कहा है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाते समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसको काफ़ी गहराई में बिछाया जाता है, जिससे ये मुड़े ना। अगर एक बार मुड़ गया या कहीं पर दब गया तो फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही बंद हो जाता है, और रिफ्लेक्शन बंद होने के कारण से क्या होगा, यह काम करना ही बंद कर देगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रतिरोध के लिए, वोल्टेज के लिए, शक्ति के लिए, विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा ज्ञात करने के लिए। तो इसका उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा के लिए किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के संबंध में कूलॉम का नियम किसके समान होता है, फैराडे का नियम के समान, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के समान ही होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 67 का आंसर बी हो जाएगा। इसमें 70 एमसीक्यू हैं। अगला देखिए क्या है, एक साधारण कमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। साधारण कैमरे में, मैंने गलती से कमरे बोल दिया, सिंपल कैमरा में अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या समतल लेंस किसका उपयोग किया जाता है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्म या सेंसर पर एक वास्तविक और केंद्रित प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। ज़रूर याद रखिएगा। डे टू डे हमारे जो लाइफ में एप्लीकेशन होते हैं ना, उनसे जुड़े हुए विज्ञान में सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो। यूपीएससी में तो साइंस एंड टेक्स से भी सवाल आते हैं, बीपीएससी में कोई भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता साइंस एंड टेक्स से। बेसिक सवाल पूछ सकता है आपसे। तो डे बाय डे जो आपके जीवन उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं ना, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें, उनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए बायोलॉजी में भी ह्यूमन जो बॉडी है उससे, विटामिन से, बीमारियों से सवाल ज़्यादा आते हैं, है ना। प्लांट बायोलॉजी से उससे तुलनात्मक रूप से कम आते हैं। फिजिक्स में आपके डे बाय डे यूज वाले यही सब चीज़ उपयोग पूछा जाता है। केमिस्ट्री में भी वैसे ही चीज़ें पूछी जाती जो उपयोग की जाती हैं। इसलिए उपयोग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और वैसे सवालों का ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये सब पीडीएफ आपको, अगर आप जुड़ते हैं एईडीओ वाले ग्रुप में, तो वहाँ पर आपको क्विज में मिल जाएगा, ये सब पीडीएफ भी मिल जाएगा, सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सोनार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने समझाया था, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सोनार पानी में वस्तुओं का पता लगाने, दूरी मापने के लिए उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे ये सोनार छोड़ने वाला एक यंत्र है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सोनिक वेव छोड़ेगा, किसी वस्तु से टकरा करके कितने देर में वापस आ रहा है इसको नोट करेगा। ये उस आधार पर ज्ञात कर लेगा कि ये वस्तु कितनी दूर है।
उसके बाद से देखिएगा कि भाई कितना बड़ा एरिया है, कितने सारे रेज हमारे पास वापस आ रहे हैं, ध्वनि टकरा के आ रही है, तो उसके आधार पर इसकी लंबाई चौड़ाई भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो नेवी के व्हीकल होते हैं, जहाज़ होते हैं, सबमरीन होते हैं, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 70 है, एक दिक्सूचक कंपास का उपयोग करके हम किसका पता लगा सकते हैं। 70 नंबर सवाल है, यही आखिरी सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगा सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग, मैग्नेटिक फील्ड का हम पता लगा सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिजिक्स के मैंने 70 MCQ पहला सेट कंप्लीट करवा दिया है आपको, और इससे पहले वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों का मोटिवेशन नहीं बन रहा है पढ़ने का, क्योंकि पीटी का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उस चक्कर में आपका 2 महीना बर्बाद हो गया। ये आपको कौन बताएगा। मैं तो बता के थक गया। अब बताने का वो भी नहीं करता कि ठीक है कितनी बार एक ही चीज़ बोला जाए। लेकिन 2 महीने आपके चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। भले आप मेंस दें या ना दें, भले आप एईडीओ दें या ना दें, वो 2 महीने आपके हाथ से चले गए, है ना। तो इसीलिए पल पल जो होता है ना, हर एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं अपने कैरियर बनाने के लिए, वो नहीं पता मुझे। अगले 1 महीने में हम लोग 2026 में होंगे, है ना। और चुनावी ईयर जो है यही है। इसके बाद फिर इतनी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए जितना जल्दी आप मेहनत करके, समय यूटिलाइज़ करके, एड़ी चोटी का बल लगा करके निकल जाएंगे, उतना बेहतर होता है। कंपटीशन आने वाले समय में और ख़तरनाक होगा, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक रिवाइज़ कर लीजिएगा पिछले वाले वीडियो को भी, और खुद से भी एफर्ट लगाइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।